हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो ऐसे डिस्कस करेंगे वो आइल्स के लिए स्पेसिफिकली और किसी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर किया जा सकता है और ये एक ओपिनियन ऐसे होने वाला है। मतलब इसमें आपने आर्गुमेंट के दोनों साइड्स को डिस्कस करके अपना एक बैलेंस्ड सा ओपिनियन देना है। तो सबसे पहले इसका फुल टाइटल देख लेते हैं जैसा आइल्स में हो सकता है। सम बिलीव that Olympic Games help bring people from different nations together, while others claim that holding the games wastes money which could be used for important issues. Discuss both sides and give your own opinion. तो टाइटल स्टार्ट होता है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ओलंपिक गेम्स अलग अलग देशों के लोगों को एक दूसरे के क्लोज लेके आते हैं, और दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है और उस पैसे को किसी यूज़फुल काम के लिए, इम्पॉर्टेंट काम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमने इन दोनों साइड्स को डिस्कस करना है और उसके बाद अपना ओपिनियन देना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है व्हाट एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है कि आप क्या लिखें। तो whether the Olympic Games bring people from different nations together or waste that could be used for more important issues। तो इन दो थीम्स के ऊपर आपने अपने व्यूज़ लिखने हैं। एक कि क्या ओलंपिक गेम्स अलग अलग देशों के लोगों को क्लोज लेके आते हैं एक दूसरे के, या ये वेस्ट ऑफ मनी है जिसको हम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई दिस टॉपिक। ये टॉपिक आपसे पूछा क्यों गया है। टू एक्सप्लोर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ होस्टिंग द ओलंपिक गेम्स एंड टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन देयर ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसके दो मकसद हो सकते हैं। एक तो यह है कि आपने एक्सप्लोर करना है बेनिफिट और ड्रॉबैक्स ओलंपिक गेम्स को किसी भी देश में होस्ट करने के लिए, और उसके बाद एक ओपिनियन फॉर्म करना है उनका सोसाइटी के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो जो आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन होगी या ओपनिंग लाइन होगी उसमें दो तीन चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में आप सिचुएट कर रहे हैं अपने आर्गूमेंट्स को, और जो टॉपिक है उसका स्केल क्या है, मतलब वो कितना वाइड स्प्रेड है, और उसका इम्पैक्ट कितना है, मतलब वो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट पे। The Olympic Games have been long celebrated as a global event that brings people from different nations together। बहुत लंबे समय से ओलंपिक गेम्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है एक ग्लोबल इवेंट की तरह, जो कि अलग अलग नेशंस के लोगों को एक साथ लेके आती है। However, the substantial financial investment required to host the games has sparked debate about whether the money could be better spent on pressing societal issues। पर इसके साथ साथ एक इशू ये है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है गेम्स को होस्ट करने के लिए। जिस भी सिटी में ये होना होता है वहाँ उनको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है गेम्स के लिए। जितने भी गेम्स हैं उनके लिए जैसे भी स्टेडियम्स या एरिनास बनाने हैं उसके ऊपर डेवलपमेंट करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ एक पूरा ओलंपिक विलेज बनाना पड़ता है जिसमें अलग अलग टीम्स जो अलग अलग देशों से आती हैं उन सब ने वहाँ ठहरना होता है, और उसके साथ साथ उनकी सिक्योरिटी, उनकी खाने पीने का प्रबंध, तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जाता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जाता है, और ये पैसा कहीं और यूज़ किया जा सकता है सोसाइटी के लिए और गरीब लोगों के लिए बेनिफिशियल स्कीम्स को फंड करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टेंटेटिवनेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द इशू फॉर बोथ व्यू पॉइंट्स। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एक टेंटेटिव सी अप्रोच लेनी है ताकि हम दोनों साइड्स को इक्वली एक्सप्लोर कर पाएँ, उनके ड्रॉबैक्स भी, उनके बेनिफिट्स भी, और देन हमने फाइनली उसको वे आउट करके देखना है कि हमारा कौन सा पलड़ा भारी लग रहा है हमें, या हम किस पलड़े को या किस साइड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। और ये टेंटेटिवनेस ज़रूरी क्यों है वो देखते हैं।
Given the complexities of organizing and funding such a large scale event, it is essential to examine both the unifying benefits of the Olympics and the economic criticism to form a balanced opinion. क्योंकि बहुत ही एक कम्प्लेक्स इशू है कि इसको ऑर्गेनाइज करके इतने बड़े स्केल पे जब हम कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो अलग अलग देशों के लोगों को यूनिफाई करना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर उसके साथ साथ ही जो इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म है इस इतने बड़े खर्चे का, उसके लिए हमारे पास एक बैलेंस्ड सा अप्रोच हमें रखना है। और ये वाली एक दो लाइंस जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को ख़त्म कर देंगी, और इसके बाद हम आते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ पे जिसमें हम ओलंपिक गेम्स को सपोर्ट करने वाले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेशनल यूनिटी। तो द ओलंपिक्स foster a sense of global unity, bringing together athletes and spectators from around the world to celebrate sportsmanship and cultural exchange. इंटरनेशनल यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, फोस्टर कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स। कैसे कर रहे हैं? दे आर ब्रिंगिंग टुगेदर एथलीट्स को एक साथ लेके आ रहे हैं, और उसके साथ साथ स्पेक्टेटर्स, और उनके देशों के बहुत सारे स्पेक्टेटर्स होंगे, वो भी उस जगह पे आएंगे जहाँ पे ओलंपिक्स हो रहा होगा उनको सपोर्ट करने के लिए। तो सारी दुनिया से ओलंपिक्स के एथलीट्स भी आएंगे और स्पेक्टेटर्स भी आएंगे उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, स्पोर्ट्समैनशिप को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम इस पैराग्राफ में लिख सकते हैं वो है कल्चरल एक्सचेंज। द इवेंट प्रमोट्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन एज कंट्रीज शोकेस देयर ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज थ्रू सेरेमनीज एंड इंटरेक्शंस। तो जो इवेंट है वो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन दोनों को प्रमोट करता है, क्योंकि जो देश होंगे वो अपने अपने ट्रेडिशंस को, अपनी हेरिटेज को सेरेमनीज के थ्रू और इंटरेक्शन के थ्रू प्रमोट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस देश में हो रहा होगा वो अपनी स्टार्टिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी में अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके साथ साथ ही जब स्टार्टिंग सेरेमनी में अलग अलग देशों के एथलीट्स अपने ग्रुप के साथ पूरी की पूरी टीम्स एक वॉक करते हैं, तो उसमें वो अपने कल्चर को, अपने फ्लैग को, अपने ड्रेसिंग ट्रेडिशंस को डिस्प्ले करते हैं। तो ये एक कल्चरल इंटरेक्शन का और कल्चरल शोकेस के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है अलग अलग देशों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम इस पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते हैं वो है इकोनॉमिक बूस्ट। Hosting the Olympics can stimulate the local economy through tourism, job creation and infrastructure development. तो जब ओलंपिक्स गेम किसी देश में होस्ट किया जाएगा तो वहाँ की लोकल इकोनॉमी डेवलप होगी, एनहांस होगी, स्टिमुलेट होगी। कैसे? वहाँ पे टूरिज्म आएगा, अलग अलग देशों से लोग आएंगे, स्पेक्टेटर्स भी आएंगे, जॉब क्रिएशन होगी क्योंकि इतने सारे लोग जो एथलीट्स भी उन शहरों में रह रहे होंगे जहाँ स्पेक्टेटर्स आएंगे, उनके लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री, इन सब में जॉब्स क्रिएशन होंगी। और उसके साथ साथ ही क्योंकि बहुत बड़ी लेवल पे स्टेडियम्स बनाने हैं, एरिनाज बनाने हैं, विलेज बनाना है एथलीट्स के रहने के लिए, और उस शहर में बड़े बड़े होटल्स भी बनेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी हो जाएगी उस शहर में। और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं इस पैराग्राफ में वो है Inspiration and legacy. The games inspire millions of people worldwide to pursue sports and lead active lifestyles, leaving a lasting legacy of improved sports facilities and programs. तो जो ये गेम्स हैं वो लाखों लोगों को अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंस्पायर करेगी स्पोर्ट्स को परसू करने का, मतलब स्पोर्ट्स को एज करियर अपनाने का और एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करने का, जिससे एक लास्टिंग लेगेसी, एक ऐसी लेगेसी जो बहुत लंबे समय तक रहेगी, वो भी एस्टेब्लिश होगी, जिसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और प्रोग्राम्स को प्रमोशन मिलेगी। तो ये थे हमारे पॉइंट्स जो हम सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हैं, जिसमें हम ओलंपिक गेम्स के बेनिफिट्स डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड पैराग्राफ जिसमें हम क्रिटिसाइज करेंगे ओलंपिक गेम्स को, क्योंकि हम इसमें इसके ड्रॉबैक्स बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हाई कॉस्ट्स। द एनॉर्मस कॉस्ट ऑफ होस्टिंग द ओलंपिक्स ऑफन लीड्स टू बजट ओवररन्स एंड लॉन्ग टर्म डेट फॉर होस्ट सिटीज, डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम क्रिटिकल सोशल सर्विसेज।
तो ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट चाहिए और ज़्यादातर ये होता है कि ओवररन हो जाता है बजट, मतलब बजट जितना रखा जाता है उससे खर्चे और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और जिससे एक लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म का कर्जा चढ़ जाता है उस सिटी के ऊपर जो उसको होस्ट कर रही है। और इसकी वजह से ये होता है कि कर्जा उतारना है तो उनको अपने जो फंड्स हैं, जो क्रिटिकल फंड्स हैं, जो किसी सोशल स्कीम में लगाने थे, वो इनको इधर डाइवर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम इस सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं वो है टेम्परेरी बेनिफिट्स। द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द ओलंपिक्स आर ऑफन शॉर्ट लिव्ड with many venues and facilities falling into disuse after the event। तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है ओलंपिक्स के वो बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं, क्योंकि एक टाइम पे ओलंपिक्स के जब हो रहे हैं तब तो बहुत सारे एथलीट्स आ गए वहाँ पे, उन देशों के लोग भी आ गए, टूरिस्ट आ गए, पर उसके बाद जो वेन्यूज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो डिसयूज में चली जाती हैं। जैसे जो ओलंपिक्स के स्पोर्ट्समैन के लिए विलेज बनाया जाता है वो बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ वाला होता है, वो कोई 5 स्टार फैसिलिटी नहीं दे रहा होता। तो उसको अगर यूज़ कर भी लिया जाए कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को वो रहने के लिए दे दिया जाए वो विलेज, पर जो ओलंपिक्स के लिए होटल्स बनाए गए थे, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए थे, उसका यूज़ डिसयूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उस नंबर को सस्टेन करना किसी भी सिटी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़े नंबर में लोग आएंगे, पर उसके बाद ओलंपिक्स ख़त्म होने के बाद इतने बड़े नंबर में लोग नहीं आ सकते किसी भी शहर में, क्योंकि वो एक इवेंट था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था। उसके बाद वो लाइफ एज नॉर्मल रहेगी और जितने टूरिस्ट पहले आते थे शायद उससे कुछ बढ़ जाए, कुछ परसेंटेज बढ़ जाए, 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है, पर उस लेवल तक दोबारा नहीं पहुंचेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की गई थी इस इवेंट के लिए वो ज़्यादातर यूज़ में नहीं रहेगी। देन हमारे पास पॉइंट है सोशल डिस्प्लेसमेंट। प्रेपरेशंस फॉर गेम्स कैन लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड डिसरप्शन ऑफ डेली लाइफ, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज। तो गेम की प्रेपरेशन के लिए किसी भी शहर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उनको स्टेडियम बनाने के लिए, एरिनास बनाने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए लोगों की डिस्प्लेसमेंट होगी। देन जो एथलीट्स ने रहना है उनके ओलंपिक्स विलेज के लिए भी जगह चाहिए, तो उसमें भी बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में 11,000 एथलीट्स आए थे, तो इतने एथलीट्स के लिए तो जगह चाहिए कम से कम, क्योंकि जब स्टार्ट होगा ओलंपिक्स वो सारे के सारे ओपनिंग सेरेमनी पे पहुंचेंगे, तो उनके रहने के लिए जगह चाहिए। और अब एक दूसरी फिगर देखते हैं उनके सपोर्टिंग स्टाफ की। तो जो अभी पेरिस में ओलंपिक्स हुई है 2024 में, उसमें इंडिया से 117 प्लेयर्स गए हैं और उनके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ गया है उसका नंबर है 140। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 11,000 एथलीट गए होंगे टोक्यो ओलंपिक्स में, तो हो सकता है कि उनके साथ 15,000 16,000 सपोर्टिंग स्टाफ भी गया होगा। तो इतने बड़े नंबर के लिए अगर कोई रहने की जगह क्रिएट करनी है तो वो उस बड़े शहर के जो ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके आसपास होगी। तो आसपास जगह कैसे होगी? बड़े बड़े शहरों के आसपास जो सब अर्बन एरियाज़ होते हैं वहीं पे स्टेडियम और बाकी चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि मिडिल में तो जगह होगी नहीं। तो सब अर्बन एरियाज़ में जो गरीब लोग रह रहे होंगे उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और इससे उनकी डेली लाइफ में परमानेंट डिसरप्शन क्रिएट होगी, क्योंकि उन्होंने अपने काम पे तो वहीं पे जाना है, और अगर उनको कहीं और डिस्प्लेस किया जाता है, सिटी से और दूर डिस्प्लेस किया जाता है, तो उनको और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। द कंस्ट्रक्शन एंड इनफ्लक्स ऑफ विजिटर्स कैन हैव नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग पोल्यूशन एंड स्ट्रेन ऑन लोकल रिसोर्सेज। तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब इतनी बड़े नंबर में लोग आएंगे। तो हमने जैसे देखा टोक्यो में अगर 11 + 16 27,000 लोग आए हैं, तो उसके साथ साथ टूरिस्ट भी आए होंगे, हो सकता है वो 1 लाख आए हों, 2 लाख आए हों। तो इतने बड़े नंबर को रखने के लिए, लोगों को होटल्स में रखने के लिए कंस्ट्रक्शन होगी, इसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें पोल्यूशन भी इंक्लूडेड होगा। जो ट्रैवल करेंगे वो गाड़ियों में या बसेस में, जैसे भी ट्रैवल करें, पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ेगा, इतना नंबर जब इंक्रीज़ हो जाएगा किसी शहर की पॉपुलेशन में, और जिससे
जो लोकल रिसोर्सेस हैं उस शहर के, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। कोई भी शहर इतने बड़े नंबर के लोगों के लिए, खासकर टूरिस्ट के लिए, इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकता कि वो थोड़े से दिनों के लिए, लगभग 1 महीने के लिए आसानी से ट्रैवल कर पाएँ। उस ट्रांसपोर्टेशन की ही फैसिलिटी को बाद में यूज़ करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इतना बड़ा नंबर उनके पास सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। और अगर वो नहीं कर पाते, उसका मतलब है कि जो शहर में रहने वाले डेली कम्यूटर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। वैसे भी 1-2 लाख लोग सड़कों पे भी ट्रैवल करेंगे तो उससे भी ट्रैफिक जैम्स और कंजेशन का खतरा बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, जहाँ पे हमने ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने के ड्रॉबैक्स डिस्कस किए हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है कंक्लूजन, और जिसमें फर्स्ट पॉइंट है समराइज की आर्गुमेंट्स। सबसे पहले हमने अपने की आर्गुमेंट्स को, मेन आर्गुमेंट्स को समराइज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीइटरेट द यूनिफाइंग बेनिफिट्स ऑफ ओलंपिक्स सच एज इंटरनेशनल यूनिटी, कल्चरल एक्सचेंज, इकोनॉमिक बूस्ट एंड इंस्पिरेशन, एज वेल एज द क्रिटिसिजम्स ऑफ हाई कॉस्ट्स, temporary benefits, social displacement and environmental impact। तो हमने ओलंपिक्स के यूनिफाइंग एस्पेक्ट्स को, बेनिफिट्स को पहले बताना है कि किस तरीके से वो इंटरनेशनल यूनिटी, कल्चरल एक्सचेंज, इकोनॉमिक बूस्ट, इंस्पिरेशन देती है लोगों को। और उसके साथ साथ ही तो इसके ड्रॉबैक्स के बारे में भी हमने बताना है, जिसमें हाई कॉस्ट है, टेम्परेरी बेनिफिट्स हैं, सोशल डिस्प्लेसमेंट है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है कंक्लूजन में, वो हमारे ऊपर है कि हमने कैसे बैलेंस करना है बेनिफिट्स को और ड्रॉबैक्स को। इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो उसके लिए हम हाईलाइट्स करेंगे द नीड टू वे द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ होस्टिंग द ओलंपिक्स। तो नीड किसके लिए है, जिस शहर ने करना है वो, उसको ये सोचना होगा, उसको ये ध्यान में रखना होगा, जिस शहर ने भी ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करना है, कि पोटेंशियल पॉजिटिव इफेक्ट्स कितने हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट कितने हो सकते हैं। उनको होस्टिंग के टाइम पे, होस्टिंग प्लानिंग करने के टाइम पे या अप्लाई करने के टाइम पे ये सोचना होगा कि हमारे लिए अगर बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और इम्पैक्ट कम है तो हम ओलंपिक्स इस शहर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर उल्टा है तो हमें नहीं करना चाहिए, उसी देश का कोई दूसरा शहर या किसी दूसरे देश को वो करना चाहिए। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है एडवोकेट फॉर रिस्पॉन्सिबल होस्टिंग। और उसके बाद हम ये सजेशन दे सकते हैं कि जो होस्टिंग फाइनल हो गई, डिसाइड होगी कि होस्टिंग होनी है, देन एक रिस्पॉन्सिबल होस्टिंग होनी चाहिए उस सिटी के द्वारा। उसका मतलब है वी शुड सजेस्ट दैट होस्ट सिटीज अडॉप्ट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज ड्रॉबैक्स। तो वो इस तरीके से अपनी होस्टिंग को अरेंज करें कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसको बाद में यूज़ कैसे करना है वो प्लान पहले से ही बना हुआ हो। उनको इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में एंगेज होना पड़ेगा कि वो बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म रहें, और ड्रॉबैक्स मिनिमाइज तभी होंगे जब लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा। जिन लोगों को डिस्प्लेस करना भी पड़ा है, अगर टेम्परेरीली डिस्प्लेस करना पड़ा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ओलंपिक्स विलेज बनाना है उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से रखी जा सके कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जा सके, जहाँ डिस्प्लेस्ड लोगों को रिहेबिलिटेशन की एक ऑप्शन मिल जाए कि वो ओलंपिक्स के बाद, उस 1 महीने के बाद वहाँ पे रिहेबिलिटेट कर पाएँ। और अगला पॉइंट है कॉल फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन। क्योंकि हम कंक्लूजन में लगभग उस साइड पे आ गए हैं कि ओलंपिक्स होने चाहिए, बस एक चेक रखना है उस सिटी ने, उस देश ने जिसने अप्लाई करना है ओलंपिक्स के लिए, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ध्यान रखना है कि वो उसका लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो सके। तो फाइनली हम इसको कंक्लूड करेंगे ग्लोबल कोऑपरेशन के पॉइंट पे आके कि एम्फसाइज करना है हमने द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू इंश्योर दैट द ओलंपिक गेम्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू ग्लोबल सोसाइटी। तो हम ये बताएंगे कि ओलंपिक गेम्स के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, तभी ये गेम्स पॉजिटिवली सोसाइटी के ऊपर, ग्लोबल सोसाइटी के ऊपर, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट कर पाएगी, एक इम्पैक्ट डाल पाएगी, अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएगी। तो ये थी डिस्कशन ओलंपिक्स के ऊपर, जिसमें हमने इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों देखे हैं। आप इन लाइंस के आसपास अपना एसे प्रिपेयर कर सकते हैं
और अगर आपने इवेलुएट करवाना है ऐसे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम किसी और ऐसे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।